एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है बेटियों का मायका कभी नहीं छूटता। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट लिखकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेटियों पर आधारित एक खूबसूरत कहानी। लगभग 3 साल हो गए। नीता को मायके जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। एक तो सासू माँ की लंबी बीमारी, उस पर बच्चों की पढ़ाई, पतिदेव पर भी काम का बोझ काफ़ी बढ़ गया है जब से उनका प्रमोशन हुआ है। इन सब के बीच सामंजस्य बिठाते नीता पिछले कई सालों से मायके नहीं जा पाई। अब बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम हो चुके थे। सासू माँ की तबीयत भी थोड़ी संभली थी तो नीता को मायके की याद सताने लगी। नीता ने एक रात अपने पति वीरेंद्र से कहा, सुनो जी, मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिन कानपुर हो आती हूँ। बाबूजी से मिले भी 3 साल हो गए। वीरेंद्र भी पत्नी की विडंबना समझता था। नीता ने उसके घर को एक धागे में पिरो कर रखा था। हर जिम्मेदारी को बखूबी संभालती थी। नीता ने इतने हक से कहा तो वीरेंद्र मना नहीं कर सका और वह बोला, इसमें पूछने की क्या बात है, मैं अभी टिकट करा देता हूँ, तुम चली जाओ। और हाँ, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं सब संभालने की पूरी कोशिश करूँगा। अब तो माँ की तबीयत भी ठीक है, बिल्कुल सही समय है, तुम कुछ दिनों के लिए मायके हो आओ। बेटियाँ चाहे कितनी भी उम्र की हो जाएं, अपनी गृहस्थी में रम जाएं, परंतु उनका दिल अपने माँ बाप के लिए हमेशा ही प्यार से ओत प्रोत रहता है। सदा उनकी फिक्र लगी रहती है। वीरेंद्र ने ट्रेन की टिकट करा दी और पति का पूर्ण आश्वासन पाने के बाद नीता अपने मायके जाने की तैयारियों में लग गई। बेटी को भी सब कुछ समझा दिया। नीता की बेटी इस लायक है कि वह अपनी दादी के साथ मिलकर घर का सारा काम आराम से कर सकती है। सासू माँ से भी आज्ञा ले ली। वीरेंद्र नीता और बेटे अरुण को छोड़ने स्टेशन पर आया तो अपना डेबिट कार्ड देते हुए बोला, यह लो मेरा डेबिट कार्ड, पिन तो तुम्हें याद होगा ही, सबके लिए तोहफे याद से ले लेना। यहाँ से जल्दी जल्दी में हम कुछ ले नहीं पाए। और हाँ, बहुत दिनों बाद मायके जा रही हो, सबके लिए बहुत अच्छे और महंगे तोहफे लेना। अपनी कंजूसी को ज़रा साइड में रख देना। दिल खोल कर अपने मायके वालों को अच्छे तोहफे देना। अपनी भाभी के लिए खूबसूरत सी साड़ी ले लेना और बाबूजी के लिए खादी का कुर्ता पजामा लेना बिल्कुल भी मत भूलना। कार्ड को पर्स में डाला ही था कि ट्रेन चल पड़ी। नीता मन ही मन बहुत खुश थी। सच, लाखों में एक पति है मेरे। वैसे तो नीता के पास उसकी अपनी सेविंग है, वह टीचर भी है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के चलते उसने जॉब छोड़ दी। अब घर पर ही अच्छे खासे बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं। नीता के पास अपने पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी पति की यह आदत उसके दिल को हमेशा ही प्रफुल्लित कर देती है। पटना से कानपुर का सफ़र रास्ता काटे नहीं कट रहा था। स्टेशन पर पहुंची तो भाई को देखकर आंखें भर आई। भतीजा भी नीता से लंबा हो गया था। बार बार बोल रहा था, देखो बुआ, मैं आपसे भी लंबा हो गया। हंसते मुस्कुराते कार में बैठकर नीता अपने मायके के घर की तरफ रवाना हुई। घर पहुंची तो दरवाजे पर ही बाबूजी इंतज़ार में खड़े दिखाई दिए। सीने से लग गई, आंखें भर आई। अंदर गई तो सामने ही दीवार पर माँ की तस्वीर लगी थी। वही सुंदर मुस्कुराता चेहरा, लेकिन माँ की तस्वीर पर हार चढ़ा था जो दिल को बहुत दुख दे रहा था। भाभी ने गले लगा लिया तो आंख भर आई। माँ के बाद मायका भाभी से ही तो होता है। नीता को अपने बाबूजी की कुछ उदास लगे। शायद माँ याद आ गई होगी। बाबूजी ने पूछा, बेटी, ट्रेन समय पर तो थी ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें आने में? ससुराल में तुम्हारी सास और दामाद जी की तबीयत ठीक है ना? बिटिया रानी भी बड़ी हो गई होगी, अब तो घर के सारे काम संभाल लेगी। नीता कुछ कहती उससे पहले ही उसका बड़ा भाई चिल्ला कर बोला, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिन बात की चिंता मत किया करो। इस तरह से चीख कर जवाब दिया तो नीता सोच में पड़ गई। भाई से पूछने लगी,
भाई, बाबूजी से इतनी तेज़ आवाज़ में बात क्यों कर रहे हो? क्या तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई है? तो किचन में चाय बना रही भाभी बोली, हाँ नीता दीदी, अब तो बाबूजी को बहुत कम सुनाई देता है, लेकिन इनकी जिज्ञासा रहती है कि हर बात सुने और समझें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। कितनी बार समझाया है कि हर बात में अपनी टांग न अड़ाया करें। हर बात को तेज़ आवाज़ में बोलकर समझाना हमारे लिए भी हमेशा संभव नहीं हो पाता, लेकिन आजकल बच्चों की तरह जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं। तुम्हारे भैया कितना ही समझाते हैं कि बाहर वालों के सामने चुप रहा करो, परंतु इन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। जब सुनाई नहीं दे पाता तो बात करनी क्या ज़रूरी है, पर इन्हें हमारी बातें कड़वी लगती हैं। अब तुम आ गई हो तो तुम ही समझाना अपने बाबूजी को। हम तो परेशान हो गए, बुढ़ापा क्या आया, सबको परेशान करके रख दिया है। नीता की भाभी ने सहज भाव से सब कुछ कह दिया, लेकिन नीता सन्न रह गई। बाबूजी प्रिंसिपल के पद से रिटायर थे, जिन्होंने जिंदगी भर सिर्फ कहा और सुना ही था। भला अब जिंदगी इस मोड़ पर चुप कैसे रह सकते थे? मन दुखी हो चला। रात को खाने की टेबल पर सजे हुए व्यंजन भी बाबूजी के उदास चेहरे के सामने फीके लग रहे थे। बाबूजी का शरीर अभी भी स्वस्थ है, लेकिन उन्हें कम सुनाई देने लगा है, जिस कारण मुरझा गए हैं। न कहीं आते हैं न ही कहीं जाते हैं, बस घर में ही रहते हैं। कोई बात कानों से सुनाई दे नहीं पड़ती, परंतु जिज्ञासा तो होती ही है कि सबकी सुने और अपने मन की भी कहें। रात को लेटी तो नीता की आंखों से नींद गायब थी। बार बार सोचने लगी, मैं अपने बाबूजी को ऐसे नहीं छोड़ सकती। अगले दिन सुबह उठी, नहा धोकर बाबूजी से बोली, बाबूजी चलिए मंदिर को हो आते हैं। मंदिर का नाम सुनकर बाबूजी भी तुरंत ही उठकर चल दिए। कहने लगे, बहुत दिन हो गए बेटिया, चलो तुम्हारे सहारे मैं भी प्रभु के दर्शन कर आऊँगा। नीता भाभी को मंदिर जाने की कहकर घर से बाबूजी के साथ निकल गई। ऑटो रिक्शा लेकर एक ईयर क्लिनिक पर पहुंची। क्लिनिक के सामने पहुंचकर बाबूजी आश्चर्य से नीता को घूरते हुए देखकर बोले, यह कहाँ ले आई? हमें तो मंदिर जाना था। नीता बोली, चलिए बाबूजी अंदर चलिए, आपको बाद में सब कुछ बताती हूँ। रिसेप्शनिस्ट से अपॉइंटमेंट लेकर बैठ गई। बाबूजी की जिज्ञासा ख़त्म नहीं हो रही थी। बार बार पूछ रहे थे, अच्छा भला तो हूँ, डॉक्टर के पास क्यों लेकर आई हो? कुछ देर बाद नंबर भी आ गया। चेकअप कराया। एक कान में 90% लॉस था, लेकिन दूसरे में 70% ही की सुनने की क्षमता बची हुई थी। डॉक्टर ने कहा, अभी से मशीन लगाएंगे तो दूसरे कान का लॉस ज़्यादा नहीं होगा। सारी बातें तय हो गई। बाबूजी को मशीन लग गई। क्लिनिक से बाहर आकर नीता ने पूछा, कैसा लग रहा है बाबूजी? बाबूजी की आंखें भर आई। नीता के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए बोले, अच्छा लग रहा है बिटिया। बेटियां ऐसी ही होती हैं, माँ बाप को तकलीफ़ में देखकर कोई न कोई समाधान ढूंढ ही लेती हैं। इसीलिए तो बेटियां कुदरत का सबसे अनमोल तोहफा होती हैं। वापस घर पहुँचे तो घर के बाहर ही भाई मिल गया। बाबूजी को देखते ही आदतन चिल्लाकर बोला, इतनी देर कहाँ लगा दी थी? हम परेशान हो रहे थे। बाबूजी हंसते हुए बोले, अरे चिल्ला क्यों रहा है? तेरा बाप बहरा थोड़ी है, ज़रा धीरे बोल। बाबूजी का जवाब और उनका पुराना रोब देखकर नीता को भी हंसी आ गई। बाबूजी की डांट लंबे समय बाद सुनाई पड़ी थी तो भाई भी चौंक गया और बाबूजी रामायण की चौपाई गाते गुनगुनाते घर के अंदर चले गए। भाई आश्चर्य से नीता की तरफ देखकर बोला, बाबूजी तो कुछ बदले बदले नज़र आते हैं। सच बता नीता, तुम कहाँ गए थे? नीता बोली, भाई कान की समस्या कोई इतनी बड़ी समस्या भी नहीं थी। वह समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है कि जिसका समाधान आज के समय में न हो सके। आप तो समस्या का समाधान करने के बजाय बाबूजी को ही चुप कराने लगे, उन्हें चुप रहने की नसीहत देने लगे। कम सुनने का अर्थ यह नहीं है कि ज़िंदगी जीना ही छोड़ दें। भाई बूढ़े तो हम सभी को होना है। मैंने बाबूजी के कानों में मशीन लगवा दी है, अब वे आराम से सुन सकते हैं।
ईयर मशीन की पेमेंट नीता ने अपने पति के डेबिट कार्ड से की थी। मन ही मन नीता अपने पति को भी धन्यवाद दे रही थी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।